इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। विधायकों की बगावत से बौखलाई बसपा प्रमुख मायावती ने प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों के बीच बो दिए हैं। हाल ही के राज्यसभा चुनाव में सपा ने उनके 6 विधायकों ने बसपा के 6 विधायकों ने सपा का रुख किया। मायावती ने कह दिया, बसपा विधान परिषद चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने से भी गुरेज नहीं करेगी। हालांकि इस बयान के नुकसान को मायावती ने तुरंत ही भांप लिया, लिहाजा यूटर्न लेते हुए सफाई दी। भले ही वे राजनीति से संन्यास ले लें, लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ के किसानों में गुस्सा देखा जा रहा है। राज्य सरकार से नाराजगी का सबब धान खरीद की तारीख दिसंबर में तय करना और केंद्र से अन्नदाता कृषि कानूनों को लेकर खफा है। अपनी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ में किसानों ने चक्का जाम किया। वहीं इस पर राजनीतिक रोटियां सीखने की महक भी सियासी फिजा में महसूस की जाने लगी। किसानों पर राजनीति के छत्तीसगढ़ में क्या कुछ है मायने, तो उत्तर प्रदेश में बयान, सफाई और माया के यू टर्न लेने के बाद क्या कहती है उत्तर प्रदेश की सियासत, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। उत्तर प्रदेश के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन सर्दी के इस मौसम में 2022 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती दिखाई देने लगी हैं। मायावती के बयान, सफाई और यू टर्न ने अलग सियासी माहौल बना दिया है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या मायावती का यू टर्न उनकी पहले जैसी स्थिति बहाल कर सकता है? शायद नहीं। भाजपा के खिलाफ मत को मौका बनाने वाले अधिकांश मुस्लिम का तो ब्लू ब्रिगेड के साथ लौटना मुश्किल है। ऐसे में सफाई खेमे में ढोल बजाना लाजमी है। वहां बैठे राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जो गणित बन रहे हैं और उसके हिसाब से बात की जाए तो अभी कांग्रेस प्रदेश में उस स्थिति में नहीं है मुस्लिम उसे विकल्प बना सके। ऐसे में बसपा से रूठा मुस्लिम मार्च पास्ट करता हुआ सपा की तरफ ही रुख कर सकता है। माना तो यह भी जा रहा है कि मुस्लिम वोट एक तरफा अखिलेश को मजबूत करने के लिए अगर चल पड़े तो उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत ही एक अलग अंदाज में नजर आने लगेगी। इसे लेकर सपा के आंगन में भले ही ढोल बजने लगे हों, लेकिन अगर ये बदलाव होता है तो इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को भी हो सकता है, क्योंकि बहुत संभावनाएं ये भी बन रही है कि मुस्लिमों की एक राह पर चाल देख विधानसभा चुनाव के वक्त ध्रुवीकरण के आसार बन जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना, जन धन खाते में पैसे भेजना और गरीबों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं से भी पिछड़ी जाति के लोग बीजेपी की ओर खींचे चले जा रहे हैं। ध्रुवीकरण भाजपा के लिए इसलिए भी लाभदायक हो सकता है, इसको लेकर भी कई अटकलें और कई कयास लगाए जाने लगे हैं। मायावती जी, आपने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ लगातार छल किया है। अब आपके छल को उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है। उत्तर प्रदेश की जनता अब आपके छल कपट में नहीं आने वाली है। आपकी किसी भी बात का कोई भरोसा नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता को। आपको ये बताना होगा कि 3-3 बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने सरकार क्यों बनाई। आपको ये बताना होगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी का समर्थन आपने गुजरात चुनाव में क्यों किया। आपको ये भी बताना होगा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपने लगातार समर्थन क्यों दिया। खबर में बात करेंगे, सीधे चलेंगे लखनऊ स्टूडियो। हमारे साथ जुड़ गए उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब, मायावती का बयान भले ही आया हो, उसके बाद सियासी गलियारों में एक अलग सियासत देखने को भले ही मिलती रही हो, लेकिन सफाई और यूटर्न के बाद माहौल कुछ और ज्यादा बदला से नजर आने लगा। क्या कहें पल पल बदलती उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर? देखिए, जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव में सपा और बसपा की जो तलखी निकल कर आई है प्रत्याशियों के समर्थन को लेकर, उससे कहीं न कहीं इसके राजनीति में दूर के मायने निकाले जा रहे हैं। मायावती का जो बयान आया है कि समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सभी कैंडिडेटों को हराने का काम करेगी बहुजन समाज पार्टी, और अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी को भी समर्थन दे सकती है। इस तरह के बयान आने के बाद कहीं न कहीं मायावती कटहरे में खड़ी नजर आने लगी, क्योंकि वो 3 बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उत्तर प्रदेश की सरकार बना चुकी हैं, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और उसके साथ साथ कहीं न कहीं वो हमेशा शक की निगाह से ये देखी जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं वो गलबैया तो नहीं कर रही हैं।
तो ये स्थिति निकलकर जैसे ही आती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की बात करती हैं, तो उसको लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। अंत में मायावती को खुद आगे आना पड़ता है और उनको ये कहना पड़ता है कि चाहे हम संन्यास ले लें, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके साथ साथ अब की बार बहुजन समाज पार्टी जो हाशिए पर है, उसकी ये बड़ी कोशिश है कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए। सत्ता में तो वो आ नहीं सकती है, लेकिन सत्ता में कहीं न कहीं मुख्य भूमिका निभाने को वो बेचैन है। और ये बड़ी छटपटाहट है उनकी कि उत्तर प्रदेश में जो उनका जनाधार घट रहा है, वो एक बड़ा मुद्दा उनके लिए है, क्योंकि दलित वोट बैंक जो खासतौर पे बहुजन समाज पार्टी का और मायावती का बेस वोट बैंक था, वो छिटक गया है। वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पाले में चला गया है। अब इस दिशा में कहीं न कहीं मायावती को ये लगता है कि अगर जो मुस्लिम वोटर हैं, अगर वो कर कहीं निकल कर चले गए, तो जो दलित और मुस्लिम का गठजोड़ बनाकर आगे आने की कोशिश करना है, उसमें पलीता लग जाएगा। तो ये तमाम स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपने बयान को संशोधित किया, इसका खंडन जारी किया और उसके साथ साथ ये भी कहा कि हम संन्यास ले लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। अब स्थिति ये है कि समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के चुनाव को लेकर उनसे तल्खी है। हालांकि उनका कैंडिडेट रामजी गौतम जीत गया, लेकिन फिर भी उनको ये तकलीफ है कि समाजवादी पार्टी ने आखिर कैंडिडेट क्यों खड़े किए। और निश्चित रूप से अखिलेश यादव को जिसने भी ये राय दिया, बहुत ही गलत दिया, क्योंकि 2022 में जब अगर हम असेंबली आती है तो निश्चित रूप से मायावती की प्रमुख भूमिका होगी। अगर मायावती की कुछ सीटें जीतती है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं समर्थन की आस अखिलेश यादव को निश्चित रूप से होगी। तो इतने रिश्ते तल्ख करना ये कोई समझदारी नहीं है कि आप एक बड़े राजनीतिक दल की नेता से जिसके साथ आपने गठबंधन किया है, उससे आप अपने रिश्ते खराब कर। जब ये बात हो गई थी कि राज्यसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी दे रही है, तो निश्चित रूप से जो है उसका समर्थन करना चाहिए और उसके साथ साथ जो है अपने प्रत्याशी खड़े करने और एकला चलो की राह पे चलना निश्चित रूप से जो है ये घातक सिद्ध होगा, क्योंकि आगे जब विधानसभा के चुनाव होंगे और कहीं अगर हंग असेंबली आती है तो उसमें रोल बड़ा हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर अखिलेश बड़ी पार्टी के रूप में आएंगे तो उनको मायावती के समर्थन की दरकार रहेगी। अभी तो ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिर भी दूर की राजनीति कहीं न कहीं लगता है अखिलेश यादव नहीं सोच पाए और जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम, और जो प्रत्याशी उन्होंने समर्थन लिया वो निर्दलीय था और अंत में हाथ में कुछ भी नहीं आया और निश्चित रूप से मायावती का कैंडिडेट जो है वो राज्यसभा में जा पहुंचा। जी बिल्कुल भट्ट जी, एकला चलो की राह का जो वचन जो दावा किया जा रहा है 2022 में भले ही अभी वक्त है, लेकिन ये उस वक्त तक कितना कारगर साबित होगा ये देखने वाली बात होगी। रही बात मायावती के जन आधार को लेकर देखा जाए तो 2007 से उनका जन आधार घटता दिखाई दे रहा है और ऐसे में जिस तरह से उन्होंने बयान दिया उसके बाद सफाई देती नजर आती है, फिर यूटर्न लेकर उन्होंने जो परिस्थितियों को भांपने की कोशिश की, कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है इस बयान को लेकर। तो क्या लगता है जो जन आधार पहले से ही घटता दिखाई दे रहा है, आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उसका लाभ उनको मिलेगा, या फिर ये पूरा लाभ जिस तरह देखा जाए सपा और बीजेपी के खाते में जाता दिखाई देगा, जबकि कांग्रेस तो पिछड़ी हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, अगर हम 2012 से लगातार अगर नजर डालें तो मायावती का जो जनाधार है वो तेजी से घट रहा है जी। और 2014 के लोकसभा के चुनाव में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मायावती के वोट बैंक में जो दलित वोट बैंक है, इनका बेस वोट बैंक है, उसमें सेध लगाने का काम किया और ये जो तमाम परिस्थितियां रही उससे मायावती का बड़ा नुकसान हुआ। 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो मायावती पूरी तरह से साफ हो गई, उनका बहुत सारा दलित वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो गया और सीटें भी उनकी 20 के अंदर आई। तो ये जो सिचुएशन बनी है बहुजन समाज पार्टी के लिए वो बहुत घातक बनी है। मायावती ये जानती है कि उनका जो बेस वोटर है अगर उनके पास मुड़ के नहीं आया या मजबूती से नहीं रुका रहा तो उनके लिए उनके अस्तित्व का खतरा नजर आ जाएगा। और आज वही कमोबेश स्थिति है कि मायावती एक राज्यसभा की सीट जिताने की स्थिति में नहीं थी। ये चीजें मायावती अच्छी तरह से जानती है और इसको लेकर उनकी बड़ी छटपटाहट है कि दलित वोट बैंक के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ा जाए
और अब की बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव जब 22 में होंगे तो उनकी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम सीटों पर वहां पे मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट उतारे जाएं, इससे दलित और मुस्लिम वोट बैंक का एक गठजोड़ बने। और ये तमाम चीजें हालांकि अभी बहुत 1.25 साल चुनाव में बाकी है, प्री मेच्योर है, लेकिन फिर भी ये अंदेशा लगाया जा रहा है और उनके द्वारा। लेकिन बिल्कुल 2014 का जिक्र आपने किया भट्ट जी, 2014 का आपने जिक्र किया भट्ट जी, तो उस वक्त जो मोदी नाम की सुनामी चली थी उसको ना तो पंजा बर्दाश्त कर पाया, ना ही साइकिल उसको रोक पाई और ना ही भारी भरकम हाथी उसको जो है बर्दाश्त कर पाया। ऐसे में जो सुनामी मोदी नाम की चली थी उसका असर उत्तर प्रदेश में एक अलग अंदाज में देखने को मिला और उसका जो दोबारा असर सुनामी का देखा जाए तो मोदी लहर 2019 में भी आई, भले गठबंधन हुआ लेकिन वो जो है कारगर साबित नहीं हुआ। तो क्या लगता है इस तरह की जो सियासत उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है 2022 में समीकरण बनने की उम्मीद जताई जा रही है, किस तरह के हो सकते हैं वो? देखिए अभी कमल ये बहुत प्री मेच्योर है जी, लेकिन एक चीज जो साफ नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये सब अलग अलग मिलकर लड़ेंगे, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं जी। छोटे दलों का जो मोर्चा है वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ सकता है, इसके भी संकेत जो मेरे सूत्र हैं राजनीति और अंदर खाने में वो ये बता रहे हैं। तो इससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ये लोग गठबंधन के साथ नहीं लड़ते हैं, अलग अलग लड़ते हैं, जिसके संकेत मिल रहे हैं, उसे निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा होगा और इस तरह का सीन बनेगा कि बहुमत के साथ जो है सरकार विपक्ष नहीं बना सकता है जब तक कि सीटों की संख्या में काफी बढ़ोतरी ना हो। तो ये बड़ा सीन जो है निकल कर आ रहा है। अब देखना यह है कि अगर पिछले चुनाव की तरह बीजेपी स्वीप कर जाती है तब तो विपक्ष का गठबंधन से लेकर और अलग अलग लड़ना भी बेमानी होगा, लेकिन अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी कम सीटों पर आती है, जो मैजिक आंकड़ा जो 202 का है उसको छू नहीं पाती है, तो इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी और सबको एक साथ होने। चलिए बिल्कुल देखने वाली बात होगी। हालांकि वक्त चुनाव है लेकिन अभी से राजनीतिक दल जो है अपनी कमर कसते दिखाई दे रहा है। क्या कुछ चुनाव आते आते समीकरण बनते हैं, गणित किस तरह का निकलकर सामने आते हैं, वाकई देखने वाली बात भी होगी, दिलचस्प भी होगा। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया भट्ट जी। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह देखा जाए 2022 की तैयारियों को लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन ऐसे में जिस तरह से गठजोड़ की राजनीति अभी से देखने को मिलने लगी, वोट बैंक को साधने की पुरजोर तरीके से कोशिश सियासी दल अभी से करते दिखाई दे रहा है। लेकिन आगामी दिनों में इस वोट बैंक को लेकर क्या कुछ तस्वीरें नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी को फायदा होने के कयास अभी से लगाए जाने लगे और उसके पीछे जो बड़ा सबब निकलकर सामने आ रहा है वो यह है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का कहीं ना कहीं असर वोट बैंक पर होता दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ के अब जो शुरू काम हुए, जिस तरह से उन्होंने एकदम अपने आप को एक्टिव मोड में दिखाया, उसका भी कहीं ना कहीं असर उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रहा है। इसका फायदा किसको होगा और मायावती के बयान और सफाई और यू टर्न का असर कितना देखने को मिलता है और इसके बाद क्या कुछ सियासत गर्माती है, वाकई देखने वाली बात होगी।